कम्युनिस्ट पार्टी अंधा है कि कोई कार्यकर्ता, कोई युवा कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी उसी का पर्याय है। कहता है किस पर करूं श्रृंगार पिया मोरे आन्हर। मोदी की सरकार है, किसी को बख्शेंगे नहीं। सबको पता चल गया है कि भारत में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण एकदम ज़रूरी है। अपना तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है और उसका डंडा जुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। हाल ही में उपचुनाव का जो परिणाम पूरे देश में आया है, एक बार फिर से मोदी सरकार पर लोगों ने विश्वास जताया और भाजपा एनडीए का जादू सिर चढ़कर बोला। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेगूसराय भाजपा अध्यक्ष राजकिशोर सर हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया और बधाई कि उपचुनाव में भाजपा ने फिर से जीत का डंका बजाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। डॉक्टर रोशन कुमार जी को धन्यवाद, जिनके माध्यम से आम आवाम को सही सही जानकारी मिलती है। फिर से एक बार मोदी मैजिक चला है और भाजपा के विजय का डंका बजा है उपचुनाव में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गौरव जी, भारत की सारी जनता, भारत के सारे युवक, किसान, मजदूर, सबको पता चल गया है कि भारत में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टी वंशवाद की पार्टी है, बाकी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। आप उठाइए, जहाँ तहाँ से उठाइए, पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी, पीडीएफ की पार्टी, पंजाब में अकाली दल, जितने हरियाणा में लीजिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का है, समाजवाद पार्टी है, बिहार में उठाइए राजद की पार्टी। ये सारी पार्टियां परिवारवाद की पार्टी है। पहले उसके एक वंशज होते हैं, फिर दूसरे चलाते हैं, फिर तीसरे चलाते हैं। कांग्रेस को देखिए, नेहरू जी से लेकर अभी तक में सारे लोगों को पता चल गया कि भाजपा ही एक पार्टी है। जब देश में विपक्षियों आग लगाने का काम कर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, लोगों ने विपक्षियों को लताड़ा और मोदी के पक्ष में चुनाव में वोट दिया और मोदी की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, साम्राज्यवाद की हार हुई, जातिवाद की हार हुई, परिवारवाद की हार हुई। जिसके अंदर में राष्ट्रीयता थी उसकी जीत हुई। सर, रामपुर का किला फतह करना या आजमगढ़ का किला फतह करना यूपी में, जनता को सही सही जानकारी पता लग गया कि मुलायम सिंह के बाद एक परिवार की पार्टी हो गई। एक व्यक्ति अपना जिस प्रकार कंपनी चलाता है वो कंपनी हो गई, पार्टी नहीं है। जब सही जानकारी मिल जाए, लगा कि लोग किसानों को भड़काने का काम करता है, देश के युवाओं को भड़काने का काम करता है, जहाँ पर स्किल्ड लोगों को होना चाहिए ये मूर्ख रखना चाहता है। जब आईना की भांति दिखाई पड़ गया तो लोगों ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गया। ये जो जातिगत जनगणना होने वाली है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भारत में जातीयता नहीं है, भारत में जातीय गौरव है। और आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जो अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था थी पहले, उसी के आधार पर समाज भी चलता था, व्यक्ति भी चलता था और अपना राज्य भी चलता था। और आपको मैं बताऊं कि अपने यहाँ जो पंच व्यवस्था थी, कहता था पंच, तो पंच उसका नाम क्यों पड़ा? उसका नाम तो पंच इसलिए पड़ा कि उसमें 5 लोगों का समूह होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि उसमें 5 लोग क्यों रहते हैं, 6 लोग क्यों होते हैं? तो अपनी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण के लोग और एक समाज के बाहर में बैठे हुए, बाहर में परिवार में बसे हुए लोग, उसमें पंच में गिनती होती थी। यानी 4 वर्ण और एक अपना वनवासी। जो वनवासी भी पहले अपने समाज में रहते थे, भले परिवार से बाहर रहते थे, गांव से बाहर रहते थे, अगर समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसका प्रभाव वो वनवासी को पड़ता था। अब वनवासी पर अगर कुछ प्रभाव पड़ रहा हो तो वो प्रभावित हो जाता था समाज, गांव। इसलिए 5 लोगों का समूह था। तो अपने यहाँ ये सब जातिवाद नहीं थी। अब है क्या, राजनीति के आधार से जातीयता को हम लोग जातीय गौरव के रूप में लेते हैं। अगर जातीय जनगणना होती है तो सही सही आंकड़ों में हम ये कहना चाहेंगे आपको कि एक पता चल जाएगा कि भारत में सभी जातियों का अपने मतदान में सहकारिता है, सबका सहयोग है और पता लग जाएगा कि कौन जाति की संख्या कितनी है। हमारे जो शीर्ष के नेता हैं
जिनको जो बोलते हैं कि हम जातीय समीकरण को जानते हैं, सोशल समीकरण के वैज्ञानिक मानते हैं, और हमारा जो जातीय गौरव के प्रणेता हैं वो विचार कर रहे हैं कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक बात को बढ़ाया जाए और इसको किस अंकुश में करना जाए और किस उदासीनता के साथ करना जाए, कैसे किया जाए, उसकी जानकारी बाद में हम लोग आपको देंगे। सर, आपको नहीं लगता कि आबादी इस तेजी से बढ़ रही है, द्रुत गति से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और अन्य देशों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया? अगर हम चाइना की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि आज ज़रूरत हो गई है भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून? भारत में जनसंख्या नियंत्रण एकदम ज़रूरी है। अगर जनसंख्या में नियंत्रण नहीं होती है तो बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। आपको मैं बता दूं, सरकार नौकरी को क्रिएट कर रही है और जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अनबैलेंस हो रहा है, और जनसंख्या, लोगों को लगता है कि जनसंख्या मुझे अमुक दे रहे हैं, ये हमारी उपज नहीं है। हमारे कुछ खास धर्म के लोग कहते हैं हमको ऊपर से आ रहा है। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर जनसंख्या उनके भगवान दे रहे हैं तो शादी से पहले जनसंख्या क्यों बढ़ रही थी? जनसंख्या एक वैज्ञानिक पद्धति है और वो कोई भगवान किसी को नहीं दे रहे हैं। अपने स्वाभाविक गुण से उसको रोकना चाहिए। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन बढ़ नहीं रही है, हवा बढ़ नहीं रही है, पानी बढ़ नहीं रहा है और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं दूसरे के हिस्सा को छीनना पड़ेगा और एक दिन ऐसा होगा कि हमको हवा के लिए युद्ध करना पड़ेगा। जल के लिए युद्ध तो करना ही पड़ रहा है, भोजन के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, हवा के लिए, धूप के लिए युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है, अनिवार्य है। जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बातचीत होती है तो लोग इसको लेकर के राजनीति करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो लोग अवैज्ञानिक हैं, जो लोग राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते हैं, इसको भोग की भूमि मानते हैं, जो लोग राष्ट्र के प्रगति में बाधक होते हैं, राष्ट्र के प्रगति को देखना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि राष्ट्र के जो जो अवरोधक हैं, राष्ट्र के विकास में जो जो षड्यंत्र आते हैं उनमें संलग्न हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कड़ी जो नियम कानून होना चाहिए। जनसंख्या से न केवल उस परिवार को नुकसान है बल्कि पड़ोसी को भी नुकसान है, उस गांव को नुकसान है और समाज के साथ साथ राष्ट्र को नुकसान है। वह अनिवार्य रूप से खत्म होना चाहिए। सर, हाल ही में जो अग्निपथ योजना सरकार ने लाया, केंद्र सरकार ने जो बदलाव किया सैन्य भर्ती में, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा पूरे देश में और पूरा देश जला। ये अग्निपथ लोग समझ नहीं पाए, खास करके जो विपक्षी दल है वो अगर समझे हैं तो लापरवाही के कारण या उदासीनता के कारण या अयोग्यता के कारण लोगों को बरगलाने के में लग गए और लोगों को लगा यह नौकरी है, 4 साल के बाद नौकरी खत्म हो जाएगी, जबकि यह नौकरी नहीं है, यह एक स्किल करने का प्रकल्प है। अपने यहाँ किसानों को, शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को मोदी जी सबको स्किल करने पर लगे हुए हैं। तो सैनिकों में स्किल्ड सैनिक हों, उसका यह प्रकल्प था और विपक्षी को तो कुछ है नहीं। जब जब मोदी जी कुछ बढ़िया चीज़ लाते हैं, अब है कि यहाँ से जब कोविड का जो सुई देने का था, टीका देने का था, उसका भी विरोध किया। अब गौर कीजिए, अगर टीका अभी तक नहीं लिए होते तो क्या होता? अधिकतर लोग मर गए होते। किसान को जो सुविधा मिली उस पर विरोध किया, तो विरोध करना उसका काम है। उसको लगता है कि हर काम में विरोध करें। अब विरोध करने में राजनीति हमारी बची रहेगी, इसलिए विरोध करते हैं। उनके पास ना कोई काम है, ना कोई फंडा है, ना कोई उद्देश्य है। विरोध करना में राजनीति ढूंढ रहे हैं, उनकी मृत राजनीति है, उसमें संजीवनी ढूंढ रहे हैं विरोध में। तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा आप? सर, भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है कि जो भाजपा में है वो सही है और जो भाजपा से इतर है वह भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, और राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है तो इसको लेकर के पूरे देश में विरोध हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचारी अब कहाँ कहाँ है सब विदित है, सबको मालूम है। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी हैं, अगर पता चल जाता है
तो यह मोदी की सरकार है, किसी को बख्शेंगे नहीं, ना अपने को बख्शेंगे और ना विपक्षी को बख्शेंगे। केवल पता लगने की बात है, विपक्षी के जो भ्रष्टाचारी का जो एक सिलसिला चला था 1947 से लेकर अभी तक में, तो लोग उजागर हो रहे हैं। अगर भाजपा में भी कोई से मिलेंगे तो उन पर भी सेम कार्रवाई होगा, क्योंकि समदर्शी सरकार है, सबको बराबर दृष्टि देखते हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा में रहकर वो घोटाला करें तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, और जो भाजपा के बाहर घोटाला करे उस पर कार्रवाई करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोदी की सरकार है, समदर्शी सरकार है। राहुल गांधी के साथ तो दुनिया को पता है, वो पिछले 1947-50 से अभी तक में एक वंश के लोग चला रहे हैं। क्यों चला रहे एक वंश के लोग? तो उनका सबसे घोटाला भ्रष्टाचारी तो उन्हीं के पास में है। और अब हम आपको जानकारी दें, इंग्लिश का ABCD-EFGH का जो अल्फ़ाबेट है, हर अल्फ़ाबेट पर घोटाला हुआ है। अगर आप पिछले इतिहास को उल्टा कर देखेंगे तो जितने अंग्रेजी के वर्णमाला हैं, प्रत्येक वर्णमाला पे के घोटाला है। तो घोटाले की सरकार है, तो उसमें क्या कहना है, उसमें क्या पूछना है? सरकार ने एक फैसला लिया है कि नगर निगम में चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो सीधे जनता करेगी। इसको लेकर सर क्या सोचते हैं आप? सही है, इससे घोटाला कम होगा, इसमें पैसे की जो बर्बादी है वो कम होगा, खरीद फरोख्त जो होता है वो बंद होगा। और मोदी जी सब जगह घोटाला को, खरीद फरोख्त को, घपलेबाज को कम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक जेम ऐप है, उसके तहत कहते हैं खरीदने के लिए सरकारी दफ्तरों में, ताकि घोटाला नहीं हो। तो सब जगह अपना सोच रहे हैं, सब जगह ध्यान रखे हुए हैं। अगर डायरेक्ट जनता चुनती है तो जनता को पता है कि मैं अमुक को चुन रहा हूँ, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब प्रतिनिधि जब उनको चुनते हैं तो वहाँ पर खरीद फरोख्त की बात बढ़ती है। इसलिए यह फैसला बहुत उत्तम है, सराहनीय है। इसी पर अगर बात आगे बनती है तो खरीद फरोख्त कम हो जाएगी, इतना ज़रूर है। उन युवाओं से क्या संदेश होगा जो देश सेवा के लिए तैयारी कर रहे होंगे? देखिए, अपना तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है और उसका डंडा जुआ है। जुआ के हाथ में तिरंगा झंडा है। तो अपने देश के जो जुआ हैं सद्गुण हैं, साहसी हैं, पौरुष वाले हैं, सत्सूरता वाले हैं, प्रतिभा उनके पास है। उनको विपक्षी बरगला कर, विपक्षी गलत करके उनको फंसाने का काम करता है। लेकिन जुआ को मालूम है, जुआ के पास जो अदम ताकत है, जुआ के पास जो देश के प्रति ममत्व है, एकात्म भाव है, देश के प्रति समरस सोच है, वह कभी इधर उधर हो नहीं सकता है। लाख उसको उसके नाम पर खास बरगलाने का काम कर रहा है, वो हो नहीं सकता है। जुआ काफ़ी खुश है इस अग्निपथ के लिए, और तरह तरह से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर युवाओं की प्रशंसा, युवाओं का उत्साह, युवाओं की उमंग आ रही है और सभी लोग स्किल होने के लिए तैयार हैं। तो युवा के पास एक सोच है, एक ताकत है, एक समझदारी है, और देश का युवा जिधर जाएगा देश उधर जाएगा, क्योंकि उसी के कंधे पर जुग का जुआ है। तो जिधर जुआ जाता है उधर देश जाता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आपके पास जो विश्वास है देश की जनता को, आप जिस प्रकार बना कर रखे हैं उसी प्रकार बना कर रखिए। और यहाँ के नागरिकों को, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो देश के भविष्य हैं बच्चे, उनका भी आप पर आस्था है, और जो बुजुर्ग हैं उनका भी आप पर आस्था है। जुआ ही सब कुछ है। युवा का जब उल्टा पढ़ते हैं तो वायु होता है, जो वायु प्रवाह है, तेज है, वो यहाँ के जुआ में है। इसलिए जुआ के यहाँ पॉजिटिव हैं और सक्रिय होते हैं। मैं युवाओं को से आग्रह करना चाहूँगा, जो आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं, बूढ़े और बच्चे, वो आप उसी प्रकार को साकार रूप से जैसा देते आ रहे हैं वैसे दीजिए। देश के एक चर्चित युवा नेता हैं, पहले वो वामपंथ के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने वामपंथ का दामन छोड़ के कांग्रेस का हाथ थामा। उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जान ही रहे हमारे ज़िले के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी अब बर्बाद के कगार पर है
और कांग्रेस कोई कार्यकर्ता, कोई युवा कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों जाएंगे? कहता है किस पर करूं श्रृंगार पिया मोरे आन्हर। तो कम्युनिस्ट पार्टी अंधा है, उस पर लोग श्रृंगार क्या करके वहाँ जाएगा? कांग्रेस पार्टी भी उसी का पर्याय है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस उसी पर्याय है। ये उसका थामने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको लगा है उड़ी जहाज़ से उड़ी पंछी फिर जहाज़ पर जाता है। वो जो एक कविता है कि जैसे उड़ी जहाज़ के पंछी फिर जहाज़ पे आवत, तो जहाज़ से उड़ के ये लोग गए हैं कन्हैया जी। उनको वहाँ भी लगता है कि कुछ है नहीं, जहाँ तहाँ समुद्र का ढेर दिखाई पड़ता है, तूफान दिखाई पड़ता है, वो वहाँ पर भी जाकर खुश नहीं है। तो नहीं कहा कि जैसे उड़ी जहाज़ के पंछी फिर जहाज़ पे आवत, वो फिर लौटने के आएंगे, लेकिन आखिर लौटेंगे तो कहाँ लौटेंगे? कम्युनिस्ट वही, कांग्रेस वही, और जो अपने उनका जो स्वभाव विचार है तो और कहीं जाएंगे ना। तो उनको पता लग गया अब कि तार पर से गिरे खजूर पर अटके, तो उनके लिए तारा खजूर की बातें है। सर, अटकलें बार बार लगाई जाती है, भाजपा जदयू गठबंधन को लेकर के बयानबाजी होती है, दोनों दलों के नेता एक दूसरे के नेताओं पर बार बार तीखा प्रहार करते हैं। इंग्लिश का शब्द है, शायद उसका नाम फ्रेंज है। तो जो नेता फ्रेंज के रूप में है, उस नेता को बोलने से कुछ नहीं होता है। जेडीयू की सरकार अभी चलेगी, 5 साल का जो नीति और नियत से काम करेंगे, और डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सही ढंग से चल रही है। कुछ सवारी उस पर चढ़े हुए हैं, विक्षिप्त सवारी, बयानबाजी सवारी, जो इधर उधर हाथ मारते हैं, पैर मारते हैं, बकबक करते हैं। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार सही रास्ते पर गाड़ी को ले जा रहे हैं, वो नियत स्थान पर नियत समय पर पहुंचाएंगे। बीच में जो बोलने वाले वो फ्रेंज मिनटे हैं, वो उनको केवल बोलना है, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे शीर्ष के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो बयानबाजी नहीं करते हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे सर, आप हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में भी सक्रिय हैं, जिला के अध्यक्ष हैं आप, इसके अलावा शिक्षा जगत से काफ़ी लगाव रहा आपका, फिर भी आप अपने लिए समय निकाल लेते हैं पढ़ने का। और मैं बार बार देखता हूं कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो कुछ अध्ययन करते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं। और हाल ही में आपकी एक और पुस्तक अभी आई है जो काफ़ी सराहा जा रहा है सर। तो सर, अपने उस पुस्तक को लेकर के और कैसे कर लेते सर सब कुछ ये? देखिए, कोरोना के समय में लोग घर में बैठे रहते थे, तो मुझे लगा कुछ पुस्तक लिखें। कोरोना के समय में ही हम 4-5 पुस्तक लिखे हैं। और हम जब तक के 2-4-5 पेज नहीं लिखते हैं रोज़ दिन, तो हमारी नींद नहीं आती है। तो रात में 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद हम 2-4-5 पेज लिखने का अभ्यास डाले हुए हैं और लिखते हैं। वही जब मोटी हो जाती है तो एक पुस्तक का रूप ले लेता है। व्यक्ति को लिखना चाहिए, व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जब व्यक्ति पढ़ता, लिखता, सोचता, समझता है तो समाज के लिए कुछ करता है, अपने लिए कुछ करता है, परिवार के लिए कुछ करता है। और जो व्यक्ति पढ़ा नहीं, सुना नहीं, बोला नहीं, तो फिर व्यक्ति क्या रहेगा? शरीर का मतलब होता है न केवल उसमें हार मांस, शरीर का मतलब होता है उसमें बुद्धि, विवेक, उसमें ज्ञान। तो जब उसमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान रहे, दया रहे, क्रोध रहे, तब जाकर शरीर होता है। तो हमारे शरीर में जो ज्ञान है, जो विवेक है, उसको हम मूर्त रूप देते हैं लिखकर, इसीलिए लिखने का काम करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया, और आप भी हमारे स्टूडियो को सराहते रहें और आपका प्यार हमारे स्टूडियो को मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना। आप इसी प्रकार आम आवाम को अपनी बात, समाज की बात सुनाते रहें, ताकि समाज दिन प्रतिदिन अग्रसर की ओर रहे। तो अभी आप सुन रहे थे राजकिशोर सर को, भाजपा जिलाध्यक्ष बेगूसराय। और ये सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, शिक्षक भी हैं, इनका साहित्य से काफ़ी जुड़ाव रहा है और युवाओं के मेंटर हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं और विभिन्न
मुद्दों पर अपनी बेबाक राय देते हैं। तो आज हम इनसे मिले और कुछ राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ इनके व्यक्तिगत मुद्दों पर इनसे बातचीत की। इनके ये विचार जल्द देखेंगे। हम चाहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन माय फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, ग्रामीण विकास के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।